पिछले लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस कंप्लीट और कुछ रिकमेंडेड बुक्स बताई थी और ये बताया था कि कौन से मैगज़ीन पढ़ने हैं और हर मैगज़ीन के अंदर की मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस भी किया था। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी कैसे करना है ताकि आप एक अच्छे नंबर ले सकें और अच्छे स्कोर से पास हो सकें और साथ में इस सब्जेक्ट को पढ़ने की वजह से जो आपके पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इंग्लिश ऐसे और यूएस हिस्ट्री और इवन इंटरनेशनल लॉ और बहुत सारे और सब्जेक्ट्स जो आपने सीएसएस में आउट करने होते हैं उसमें किस तरह ये सब्जेक्ट हेल्प करता है। सबसे पहले जो स्टडी की स्ट्रेटजी है वो ये है कि कीप योर सेल्फ अवेयर about current global, regional and other countries' political, diplomatic, economic and strategic relations, issues, decisions, policies, projects, etc. देखें ये जो स्ट्रेटजी नंबर 1 है, इसमें जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हैं या पाकिस्तान अफेयर के पर्सपेक्टिव से। तो जब आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन को स्टडी कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप वो इनडायरेक्टली अपनी इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं तो आप करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर को भी स्टडी कर रहे होते हैं क्योंकि उनके दरमियान जो टॉपिक्स की सिमिलरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो एक टाइट टफ रिलेशनशिप है, पाकिस्तान यूएसए के साथ जो रिलेशन है, पाकिस्तान टर्की, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज है, पाकिस्तान का सी पैक का प्रोसेस है और इसी तरह चाइना का जो पाकिस्तान को छोड़ के अफ़गानिस्तान से और चाबहार की बंदरगाह की तरफ मूव करने का जो कॉन्सेप्ट है, यूक्रेन और रशिया की जो वार है, मिडल ईस्ट क्राइसिस है, सऊदी अरब और ईरान के जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और इसी तरह चाइना और यूएसए के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और किस तरह इंडिया जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान पॉलिसीज़ कर रहा है और किसी तरह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं तो बेसिकली आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं बल्कि अपने 400 नंबर की तैयारी कर रहे होते हैं। और साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इंग्लिश ऐसे में जो जितने भी टॉपिक आते हैं उन टॉपिक में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आप इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के मज़ामीन को अटैम्प्ट करने के लिए नॉलेज का प्रॉब्लम आपको नहीं रहता, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन इस बारे में बड़ी हेल्प करता है। स्ट्रेटजी नंबर 2 है कि डेवलप अ सीरीज ऑफ एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, आर्गूमेंटेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक्स एंड इश्यूज इंस्टेड ऑफ द परसेंट। देखिए मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, बेटा आपने जब भी आप अपनी ग्रुप स्टडी करें या इंडिविजुअल स्टडी करें या आप कोई टारगेट रख रहे हैं तो उस टारगेट के अंदर आप कोशिश करें कि आप इश्यूज़ को डिस्कस करें। पर्सनालिटीज़ का जो एनालिसिस होता है ना वो सीएसएस के पेपर में नहीं आता कि फ़लाने लीडर की शख्सियत क्या है, फ़लाने लीडर ने कहाँ से पढ़ा है, वो क्या करता रहा है, उसको यूएसए में क्यों बैन किया रखा नरेंद्र मोदी ने, ये जो सवाल हैं ये नरेंद्र मोदी को क्यों यूएसए ने बैन किया रखा, ये सवाल इस तरह की पर्सनैलिटीज़ ओरिएंटेड नहीं करने हैं। आपने अपनी एनर्जी जो टाइम और स्पेंड करना है वो आपने ये करना है कि जो भी वर्ल्ड का इशू हो रहा है या वर्ल्ड में कोई भी नया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट नया इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर आपने एनालिसिस प्रेजेंट करना है और उसको अपने अल्फाजों में इंटरप्रेट करना है और इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव रिमार्क्स अपने आर्गूमेंट्स शेयर करने हैं और साथ में उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करना है और एक नई न्यूट्रल अप्रोच आपने डेवलप करनी है। तो ये स्ट्रेटजी ना सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन में बल्कि सीएसएस के तमाम पेपर्स में ये स्ट्रेटजी आपकी हेल्पफुल होती है। स्ट्रेटजी नंबर 3 वो ये है कि स्टडी न्यूज़पेपर रेगुलरली एंड मेक योर ओन नोट्स ऑन ईच टॉपिक बाय प्रॉपर आउटलाइन इंपॉर्टेंट इवेंट्स डेट्स। देखिए आप जहाँ से मर्ज़ी पढ़ें, जिस मर्ज़ी एकेडमी से पढ़ें, जिस मर्ज़ी यूट्यूब चैनल से कंसल्टेंसी ले लें, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, देखिए बेटा जब तक आप अपने सेल्फ मेड नोट्स नहीं बनाते,
आपके CSS को पास करने के चांसेस कम रह जाते हैं, क्योंकि जिस बंदे के आप नोट्स या बुक्स फॉलो कर रहे होते हैं वो उस बंदे ने अपनी अप्रोच, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपने माइंड और अपनी सोच, अपनी एबिलिटीज़, अपनी पोटेंशियल को मद्देनज़र रख के उसने वो नोट्स बनाए हुए होते हैं। जबकि आप जब अपने नोट्स बना रहे होते हैं तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारी बुक्स स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, और जब आप स्टडी और रीडिंग अपनी बढ़ा लेते हैं तो CSS में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आप स्टडी और रीडिंग की तरफ लेकर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप में एनालिसिस डेवलप हो जाता है और आपको टॉपिक भी फुली समझ आ जाता है। स्ट्रेटजी नंबर 4 है हैव मैप्स ऑफ द वेरियस फॉर्म्स लाइक जियोग्राफिक मैप, पोलिटिकल मैप, ओवरऑल वर्ल्ड, रीजनल मैप एंड मैप ऑफ पाकिस्तान एट्सेट्रा। देखें, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आपके सामने पड़ी होगी, वो ज़्यादा सूटेबल होती है नॉलेज डिवाइड। जैसे आप गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है गल्फ़ कंट्रीज़ किधर है, तो आपको ज़ाहिर बात है जब आप मैप होंगे तो मैप में आप पर्शियन गल्फ़ पे जाएंगे और उसके राउंड अबाउट जितने भी कंट्रीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि उनके राउंड अबाउट कंट्रीज़ क्या हैं, और अगर वर्ल्ड की कोई पॉलिटिक्स चल रही है तो उस पॉलिटिक्स का गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिमिलरली साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप और सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, ये तमाम की तमाम वर्ड टर्मिनोलॉजीज़ जितनी भी हैं ये आपको मैप की मदद से मिलेंगी और आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। देखें, स्टडी रिसर्च पेपर्स डू नॉट फॉलो द पाकिस्तानी पब्लिशर्स बुक, मोस्टली प्रिंटेड बुक्स, पायरेटेड बुक्स, फॉलो ओनली रिकमेंडेड बुक्स एंड द पब्लिशर्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑथर। देखें, मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया पाकिस्तानी पब्लिशर बुक्स। देखें, तमाम पब्लिशर्स जो है ना वो ओरिजिनल कंटेंट प्रिंट नहीं करते। बहुत सारे पब्लिशर हैं जो कि पायरेटेड बुक्स मिलती हैं मार्केट में, उनको फ़ोटोकॉपी छाप लेते हैं या इंटरनेट से कोई रिसर्च आर्टिकल को छाप के बुक का बाहर का टाइटल चेंज करके उसको मार्केट में निकाल देते हैं। वो जो स्टूडेंट जो नया नया CSS में इंटर हुआ है उसको तो इन चीज़ों का नहीं पता होता। जब वो मार्केट में बुक्स की तलाश में जाता है तो उसको ऐसी बुक्स मिलती हैं और उन बुक से वो पढ़ता रहता है, तो मिलता उसको उसमें से कुछ भी नहीं है, और नतीजा फिर क्या निकलता, फेडअप होकर CSS की फील्ड को ही छोड़ देता है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अथेंटिक पब्लिशर को फॉलो करें, अथेंटिक पब्लिशर्स को, ठीक है, और पर्टिकुलरली वो बुक्स को फॉलो करें जो कि FPSC ने रिकमेंड की हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अथेंटिक बुक्स को, रिकमेंडेड बुक्स को ही आपने फॉलो करना है और अपनी डोमेन को, अपने स्कूल ऑफ थॉट को, अपनी माइंड को, अपनी सोच को अपने उन्हीं बुक के राउंड अबाउट रख के बनाना है। नेक्स्ट है strategy number 6 कि take guidelines from any mentor about handling a question along with topic and try to attempt those questions as an assignment and recheck to your teacher। देखें, स्टूडेंट्स जो है ना वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि हमें मार्केट से किताबें मिल गई हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हम जो भी चीज़ गूगल करेंगे हमें उसका आंसर खुल के सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा। CSS एक हर साल अपनी डोमेन, अपनी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अपना जो सोच है उसको बदलता रहता है। उसमें हर क्वेश्चंस की जो टर्मिनोलॉजी है वो तकरीबन हर साल हर पेपर के अंदर चेंज होती रहती है। तो मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन है कि वो एक ऑनेस्ट किसी मेंटोर, किसी टीचर की गाइडेंस लें, अपने पेपर को, अपने टेस्ट को, अपनी असाइनमेंट्स को उसको बार बार चेक करवाएं, उससे डिस्कस करें और उसका फीडबैक लें, फिर दोबारा उसके ऊपर क्वेश्चन लिखें और फिर दोबारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि स्टूडेंट जो हैं वो पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स ऐड करेंगे, कितने नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए, कैसे पैराग्राफ की डिवीज़न होगी, वो सारी मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। तो फिलहाल यही है कि आपने किसी टीचर की गाइडेंस लाजमी लेनी है। नेक्स्ट बेटा स्ट्रेटजी है कि अंडरस्टैंड द टॉपिक विद वेरियस पर्सपेक्टिव, डोंट गेट data on it with authentic source of information, don't watch talk shows of Pakistani politicians and the anchor persons। ये बहुत बड़ी बात मैंने की है। बिलीव करें, अगर आपने अपनी सोच को पल्यूट करना है ना
तो आप पाकिस्तानी जो टॉक शोज़ हैं ना, जो टीवी पे चलते हैं, उनको देखना शुरू कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपने CSS पास करना है ना, तो आपने इनसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी सोच को एनालिटिकल नहीं बनाते, बायस्ड सोच बनाते हैं। और ये खुद इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं और टॉक शोज़ पे आके बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, और इनके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला नॉलेज होता है, इनके पास एनालिटिकल नॉलेज नहीं होता, डिटेल्ड क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की सलाहियत ये एंकर नहीं रखते, जो कि CSS की मेजर रिक्वायरमेंट है। इसलिए आप इन लोगों को प्लीज़, ना ये एक सोर्स ऑफ रेफरेंस होते हैं कि हम CSS में इनको कोड कर सकेंगे, जी फ़लाने एंकर ने ये कहा था, फ़लाने टीवी शो में ये हुआ था। ये तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है कि CSS के पेपर में हम इनको एज अ रेफरेंस कोड करें। इसलिए बेटा अवॉइड कीजिएगा इनको, ठीक है। बेसिकली आप प्लीज़, मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में मैगज़ीन्स बताए हैं, बुक्स बताई हैं, अथेंटिक वेबसाइट है, WHO की है, IMF की है, वर्ल्ड बैंक की है, UNO की है, ISPR की है, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट्स हैं, ये इन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को काइंडली फॉलो करें, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स कुड नॉट प्लीज़। नेक्स्ट है रिकमेंडेड साइट्स fpsc.gov, ये मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ये TV चैनल दिया हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, मैंने लास्ट में बोल रहा हूँ, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझे, मेरे नंबर मैंने दे दिए हुए, आप मेरे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट में वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर CSS जॉब होल्डर एंड देयर CSS डिटर्मिनेशन। देखें, इस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि हम CSS को पास करने के लिए कितना टाइम दें, हम कितना, हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हम जॉब भी करें और अपना CSS को भी साथ लेकर चलें। ये मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ जो टॉपिक होगा वो उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।